हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक यूरोपियन कंपनी जिसका नाम है डच, जहां हम बात करेंगे ये किस तरीके से इंडिया में एंटर करते हैं और कैसे ये इंडिया से बाहर जाएंगे, उसके बारे में हम कंप्लीटली और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। डच, देखो एक छोटी सी टाइमलाइन हम हमारे दिमाग में क्रिएट करते हैं कि ये किस तरह से इंडिया में आए और कैसे इंडिया से बाहर जाएंगे, किस फेज में हुआ, वो सब एक टाइमलाइन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, फिर हम एक एक करके उनको डिटेल में समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं तो ये 1595 इस पीरियड में इंडिया की तरफ एंटर करने की कोशिश करेंगे। इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस तरफ आने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे वो भी हम जानेंगे। ठीक है, 1605 इस पीरियड के बीच में हमें देखने को मिलेगा इनका मेनली फोकस होगा इंडोनेशिया वाले रीजन में। इंडोनेशिया की तरफ इनका ध्यान होगा, वहां पे कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, वहां पे पुर्तगीज को डिफीट करेंगे एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ नहीं देख रहे हैं, इंडिया में भी आएंगे, लेकिन मेन फोकस इनका इंडोनेशिया होगा। ठीक है, 1605 ये वो पीरियड है जहां पे ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे इंडिया में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 1660s का पीरियड। ये जो बीच का पीरियड है, यहां पे हमें इंडिया में तीन लोग देखने को मिलेंगे जो यूरोपियंस होंगे। कौन कौन? एक तो पोर्तुगीज है जो पहले से बैठे हुए हैं, दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है, और तीसरे इनके कॉम्पिटेटिव डच है। ये तीनों बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी टाइम में इंडिया में मुगल्स भी है, वो भी स्ट्रांग है। अगर हम बात करें तो मराठास भी निकल के आएंगे, उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज इस पीरियड में धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करेंगे एंड सो ऑन। वो इंडिया की स्टोरी है। ये जो पीरियड है 60s का, यहां पे हम देखेंगे पोर्तुगीज वीक हो जाएंगे और इनका एक नया कॉम्पिटिटिव यूरोप से चलना शुरू करेगा या इंडिया में आ जाएगा, जिसका नाम है फ्रेंच। मतलब अब एक बात सोचो कि एक रोटी है और उस रोटी के अब 4 टुकड़े होने वाले हैं, और वो कौन कौन होंगे? 4 लोग, एक तो पोर्तुगीज, एक ब्रिटिशर्स, एक डच और चौथे फ्रेंच। अब ये 4 लोग बैठ के खाना खाने शुरुआत करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो डेफिनेट है, जब 4 लोग बैठे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, तो एक मरेगा दूसरा जिंदा रहेगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है हमें देखने को मिलती है, और कब तक देखने को मिलती है? मेनली हमें देखने को मिलेगी 1759 के पीरियड के बीच में, जहां पे पुर्तगीज का तो डाउनफॉल हो गया है, लेकिन इस पीरियड में हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को उभार के लाएगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है, एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगी। यहां पे डच करे तो करे क्या, वो बैठ के सिर्फ देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सिर्फ बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, फ्रेंच वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, फिर डाउनफॉल में चले जाएंगे। कैसे, वो देखेंगे हम। पॉइंट क्लियर है? 1759 ये वो पीरियड है जो कि एक बहुत ही डिसिसिव, हम ये कह सकते हैं निर्णायक एक टाइमलाइन है। कैसे? क्योंकि यहां पे एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ बेदरा। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई डिसाइड करती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कैप्चर करने के लिए और डचों को साइड लाइन करने के लिए, उनके हाथ काटने के लिए। ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1795 यहां पे एक ट्रीटी होगी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पेरिस। वहां पे और पूरी तरीके से इनसे टेरिटरी छीन ली जाएंगी, और 1824 यहां पे ये अपना सब कुछ छोड़ के कहेंगे कि भाई अब आप संभालिए, हमारे बस का नहीं है, हम यहां पे नहीं रह सकते हैं, तो हमें जाना चाहिए। इस तरीके का टाइमलाइन हमें देखने को मिलता है डच से रिलेटेड। ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, उस सब को हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक फेज को समझेंगे हम। आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? चलो, तो अब हम शुरुआत करते हैं एक एक पार्ट को समझना कि कैसे ये यहां पे इंडिया में काम करेंगे और किस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि डच कौन है और कहां से आए और क्यों आए।
ठीक है, पहले इस चीज को जानते हैं, बैकग्राउंड पता होना चाहिए, फिर हम आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। देखो, अगर यदि मैं बात करता हूं यूरोप की, तो यूरोप में आपको एक स्टेट देखने को मिलता है जिसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड, और नीदरलैंड के जो रेजिडेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं डच। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो नीदरलैंड पहले ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये 1580 से पहले अगर हम बात करें तो ये स्पेन के कंट्रोल में है। स्पेन जो कि यूरोप का एक बहुत बड़ा एम्पायर है, उसने कैप्चर कर रखा है नीदरलैंड को। ठीक है, तो इसके अंडर काम कर रहे हैं, यहां पे पूरा कंट्रोल किसका है? स्पेन का है। ठीक है, तो स्पेन जब इसको कंट्रोल कर रहा है तो ये इंडिपेंडेंट अपना तो काम कर नहीं सकता, जैसा स्पेन बोलेगा वैसा इसको करना पड़ेगा। 1581 में हम देखते हैं तो स्पेन से इंडिपेंडेंस मिलती है नीदरलैंड को, और नीदरलैंड जब इंडिपेंडेंट होता है तो ऑब्वियस है वो सॉवरेन नेशन बनेगा, वो अपना काम करना शुरू करेगा, अपने हिसाब से करना शुरू करेगा। तो इसको चाहिए रिसोर्सेज। पॉइंट क्लियर है भाई? आप किसी भी स्टेट को देखोगे तो ऑब्वियस है कि इंडिपेंडेंट होते तो उसके पास सब कुछ भर भर के तो होगा नहीं, उसके पास चीजें जोड़नी पड़ेंगी, रिसोर्स कलेक्ट करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप करेगा अपने आप को। तो शुरुआत में इसको रिसोर्स चाहिए। अब नीदरलैंड इंडिपेंडेंट हुआ है तो रिसोर्स के लिए दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा, और डिपेंडेंसी भी किस पे होगी? तो ऑब्वियस है जो पहले से फला फूल है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया से जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितना भी ट्रेड, वो सारे का सारा कौन कर रहे हैं? पोर्तुगाल। और पोर्तुगल कहां है? स्पेन के बगल में। पोर्तुगल कहां है? स्पेन के बगल में। पोर्तुगल की कैपिटल है लिस्बन। यहां पे सारे का सारा सामान ले जाके इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अभी तक 1580s के पीरियड में देखें तो सारे के सारी मोनोपोली यूरोप की किसकी है? पुर्तगाल की। यूरोप में जितना भी सामान जाने लग रहा है इंडिया से, वो सारा पुर्तगाल ही तो कर रहे हैं, और वो सारा कहां इकट्ठा हो रहा है? लिस्बन में। तो नीदरलैंड क्या करता है? लिस्बन से सामान लेता है और वापस अपने यहां पे लेके जाता है। सामान लिया, नीदरलैंड चला गया। अब एक बात सोचो, जब कोई सामान बेचने वाला है तो ऑब्वियस है वो सामान खरीदेगा सस्ते में, बेचेगा महंगे में, होगा ना ऐसा? पुर्तगाल यहां से सामान लेके जा रहा है, अपने जगह पे इकट्ठा कर रहा है, और नीदरलैंड को डबल प्राइस में बेचने लग रहे हैं। अब नीदरलैंड बेचारे के पास पहले से रिसोर्सेज नहीं है और वो डबल पैसे पे कर रहे हैं। तो इस चीज को तो देखना पड़ेगा ना कि भाई हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम खुद ये जो बिचौलिया बैठा है इसको साइडलाइन करें और हमें काम करना चाहिए। अब एक बात सोचो, ऐसा तो है नहीं कि नीदरलैंड वीक है, वीक तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है ये स्पेन को हटा के, रिप्लेस करके और खुद को इस्टेब्लिश कर रहा है, तो डेफिनेट है इसके पास पावर तो है, पावर तो है, और उसको शो करना शुरू करेगा। तो यहां से नीदरलैंड बाहर निकलने की कोशिश करेगा कि भाई मुझे बाहर जाना है, हमें ये देखना है कि पुर्तगाल कहां से सामान ला रहे हैं, ताकि हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, हमें भी तो डेवलप करना है अपने आप को, कैसे करें? तो उन्होंने बोलना शुरू किया, नीदरलैंड के जो रूलर है उन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई ढूंढो, वो जगह ढूंढिए जहां से पुर्तगाल सामान लेके आ रहे हैं, और वो सामान हमें भी लाना है। ठीक है, तो इसके लिए नीदरलैंड ने बाहर निकलना शुरू किया 1595 में, कि चलो वो जगह ढूंढते हैं, वो पार्ट ढूंढते हैं कि जहां से पुर्तगाल सामान लाता है, ये स्पाइसेस लाता है, टेक्सटाइल लाता है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ढूंढना शुरू किया और ये चलने की शुरुआत करते हैं, और चलते 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 ये नाम सुना है कि भाई इंडिया में जाते हैं, और ये पहुंचते पहुंचते इंडिया से ये इंडोनेशिया पहुंच गए, इंडोनेशिया वाले रीजन में। बोले हाँ हाँ हम पहुंच गए हैं। अब इंडोनेशिया में भी मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, वहां भी टेक्सटाइल है, वहां भी जड़ी बूटियां है। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने देखा रिसोर्सेज, यहां से ये कलेक्शन करना शुरू करते हैं, और ये कहां लेके जाते हैं? नीदरलैंड में, यूरोप में ले जाना शुरू करते हैं। अब पुर्तगाल जो बैठा हुआ है, इसको ये बात पसंद आएगी क्या? भाई पहले जैसे पुर्तगाल ने इटली की मोनोपोली को तोड़ा था, अब वैसा ही यहां पे पुर्तगाल की मोनोपोली टूट रही है।
क्योंकि पुर्तगाल अकेला था जो यूरोप में सामान लेके जा रहा है यहां से। अब ये बात इसको पसंद थोड़ी आएगी, तो ये डेफिनेट है ये रुकावट करने की कोशिश करेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, हटो यहां से, चलो। तो ये बात नीदरलैंड बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पुर्तगाल वहां पे बैठा है तो वो कल को आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको ऐसे काम करना है ताकि आप पुर्तगाल से लड़ सको, उनको डिफीट कर पाओ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन और स्ट्रॉन्ग होके जाना है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके की कार्रवाई हमें यहां पे देखने को मिलती है। और यहां से हम देखते हैं कि 1602 में ये इंडोनेशिया गए और इंडिया में भी गए, वहां से भी इन्होंने मिर्च मसाले देखना शुरू किया और ये खरीद के वहां से और यूरोप ले जाना शुरू करते हैं, ठीक है। 1602 ये वो पीरियड है जहां पे इन्होंने अपनी पहली कंपनी, फर्स्ट कंपनी इस्टेब्लिशमेंट की, जिसका नाम है द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। ये कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं जहां पे, अब ध्यान से सुनना, इस कंपनी को, क्योंकि देखो मैंने बोला ना कि इनके दिमाग में एक चीज थी कि वहां पे यूरोप का जो पुर्तगाल है उसकी एक तरीके से मोनोपोली है, ठीक है। तो उसको अगर यदि हमें तोड़ना है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके भेजना पड़ेगा। अब एक चीज है कि कोई प्राइवेट बंदा अगर किसी कंपनी को ओपन करेगा तो ऑब्वियस है कि उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, लेकिन अगर यदि गवर्नमेंट की बैकिंग है तो डेफिनेट है वो कंपनी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, यहां पे जो गवर्नमेंट है किसकी, नीदरलैंड की, वो बैकिंग कर रही है। वो कह रही है कि आप टेंशन मत लो, आप जाओ ट्रेड करो, ठीक है, हम आपको कुछ छूट दे रहे हैं। और उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए, इनको 4 छूट दी। उन्होंने कहा पहली चीज, आप वहां के जो भी रूलर्स होंगे उन रूलर्स के साथ में आप ट्रीटी कर सकते हो, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ये टेंशन मत लेना कि भाई रूलर के पास जाएं या ना जाएं, क्या करें, रूलर कुछ कहे तो आप उनसे डायरेक्टली ट्रीटी कर सकते हो, उनके साथ में मुलाकात कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपके साथ में कोई भी फोर्स का यूज करता है, कोई भी किसी भी तरीके की बदतमीजी करता है, जैसे पुर्तगाल है, वो कल को आके आपके साथ में किसी भी तरीके की मिसबिहेविंग कर सकता है, एक्टिविटी कर सकता है, तो आप उनके अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस का यूज कर सकते हो। आप कंपनी हो, लेकिन आपको हम ये छूट देते हैं क्योंकि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, आपको हम छूट देते हैं कि आप 21 साल तक आप वहां पे रहिए और वहां से सामान को यूज करो, वहां पे कंपनी को चलाओ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, और साथ में आप ट्रेड करो, आप ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। और कंपनी जो बनाई, ये एक शेयर होल्डिंग कंपनी बना दी कि भाई यहां पे शेयर होल्डर्स आओ, अपने शेयर्स दो। इन्होंने, कंपनी ने अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिए और कहा कि अपनी एक तरीके से इन्फ्लुएंस को, ताकि कंपनी ग्रो कर पाए, ठीक है, यहां पे क्रिएट की। तो इस तरीके से इन्होंने कंपनी बना के यहां पे भेज दिया। अब ये सारी चीजें जब एक गवर्नमेंट किसी को भी बैकिंग कर रही है तो डेफिनेट वो तो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। यही चीज हम देखते हैं, तो वो इंडोनेशिया में जब पहुंचते हैं तो वहां पे पुर्तगाल बैठ के इस चीज को देख रहे हैं कि भाई ये तो स्ट्रॉन्ग हो क्या है, यहां पे तो इनके पीछे इस तरीके की हरकत हुई है। तो पुर्तगाल इनके सामने मिसबिहेव करना शुरू करता है, बोले हम तुझे एंटर नहीं करने देंगे, बोले भाई साइड हो जाओ, आपको हम आराम से बता रहे हैं, अदरवाइज देखो आपका और हमारा, हम दोनों यूरोप से है, क्या फायदे है, ठीक है। इन्होंने कहा नहीं, तो इनके ऊपर अटैक किया, पुर्तगाल के ऊपर, और यहां से एक वांटम करके एक रीजन है, उसको इन्होंने छीन लिया। वांटम जो कहां पे है, इंडोनेशिया में, और बोले अब ये जो पार्ट है ये हमारा हुआ। ये सारा खेल कहां चल रहा है, 1602 में। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। अब इस तरीके से ये इंडिया में, अब देखो ये इंडोनेशिया में क्यों जा रहे हैं, देखो इंडोनेशिया में क्योंकि यहां पे एक तो स्पाइसेस बहुत ज्यादा है, टेक्सटाइल भी बहुत अच्छा है, ठीक है, आइलैंड स्टेट्स हैं, तो यहां पे इनके लिए ट्रेड करना बहुत आसान था और यहां पे इनको कैप्चर करना भी बहुत आसान है, ठीक है।
पॉइंट क्लियर। अब इंडिया में भी बैठे, इंडिया में भी जा रहे हैं, तो इंडिया में इन्होंने देखा कि भाई इंडिया में भी यहां पे स्पाइसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले 1605 में यहां पे मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। यहां देखा कि भाई हम इंडोनेशिया में क्यों बैठे हैं, हमें इंडिया में भी अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहिए, इंडिया में भी अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहिए, वहां भी हमें एक तरीके से हम ट्रेडिंग पोस्ट यहां पे क्रिएट कर सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं। तो 1605 में फर्स्ट फैक्ट्री यहां पे इस्टेब्लिश करते हैं और इंडिया में ये एंटर करते हैं। पॉइंट क्लियर है। यहां से सामान लेते हैं, इंडोनेशिया में भी ले जाते हैं और यूरोप में भी ले जाते हैं। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। अब ये सब प्रोसेस चल रहा है, ये कहानियां चल रही है। 1610 में हम बात करते हैं तो पुलिकट, 1610 में पुलिकट यहां पे भी अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। यहां गए, यहां पे जाके इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। यहां इस्टेब्लिश करते हैं तो यहां पे 4 चीजें करते हैं। पहला, अपना हेडक्वार्टर यहां पे बनाते हैं, बोले भाई देखो यहां से हम अपने ट्रेड को, इंडिया में जो ट्रेड होना है उसको यहां से चलाएंगे, ठीक है, जो भी गवर्न करना है वो यहां से करेंगे। दूसरी चीज, क्योंकि ये गन पाउडर बहुत अच्छे से यहां पे बना रहे हैं गन पाउडर को, तो इन्होंने फैक्ट्री ओपन की गन पाउडर की। बोले यहां से अगर कोई भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी करेगा तो हम उसको यहां से जवाब देंगे, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है यहां से इंडोनेशिया की तरफ भी जाना बहुत आसान है। अगर यदि हम वेस्टर्न इंडिया की तरफ देखें तो इधर भी सप्लाई करना बहुत आसान है। तो यहां पे इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया। उसी तरीके से इन्होंने कॉइन्स मिंट करने की परमिशन ली, कॉइन्स मिंट, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, और ट्रेड करने के लिए यहां से टेक्सटाइल का यूज किया। अगर हम मसूलीपट्टनम की बात करते हैं तो यहां से नील की जो प्रोडक्शन करते हैं और वहां से ये इसको ट्रेड करते हैं। नील का जो ट्रेडिंग है वो यहां से करते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर एकदम। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, क्लियर। अब अभी तक क्या हो रहा है, 1608 से 11 इस पीरियड में मुगल कोर्ट में कौन बैठा हुआ है, मुगल्स के कोर्ट में बैठे हैं पोर्तुगीज। और पोर्तुगीज हम देखते हैं ये स्ट्रॉन्ग है, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। कहां पे, मुगल्स के कोर्ट में। अब जब मुगल्स के कोर्ट में इनका इन्फ्लुएंस है तो इसी टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल्स के पास जाती है और कहती है कि भाई देखो हमें भी यहां पे ट्रेड करने दिया जाए, सूरत वाले रीजन में हमें ट्रेड करने दिया जाए। लेकिन पोर्तुगीज है जो कि टांग अड़ा रहे, कह रहे कि नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, आप इनको बीच में घुसने मत देना, ये बहुत गंदे लोग हैं, आप इनको अंदर मत आने देना। ये सब चीज हम देखते हैं 1611 तक तो ये होता है। लेकिन 1611 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्तुगीज के बीच में बैटल होती है, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ सवाली। पोर्तुगीज बैटल ऑफ सवाली ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या हुआ, पोर्तुगीज हार जाते हैं और जैसे पोर्तुगीज हारे तो यहां पे कई लोगों के मन में खुशी होती है। जैसे हम बात करते हैं, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कहती है कि हम पावरफुल है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं मुगल्स, इनको खुशी होती है। इनको क्यों खुशी होती है, क्योंकि अभी तक पोर्तुगीज है जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। दूसरी चीज, मुगल्स के साथ में इनके रिलेशन धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे, तो इनको पता चला कि भाई पोर्तुगीज में इतना दम नहीं है तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में रिलेशन बनाना चाहिए। उधर हम देखते हैं तो डच ये भी इस चीज को देख रहे हैं कि भाई हम अभी तक ये सोच रहे थे कि मोनोपोली है इनकी, अब हमें इनको साइडलाइन करना चाहिए, पुर्तगीज को हटाना चाहिए, ठीक है। इसी को देखते हुए 1613 में इन्होंने अटैक किया, किस पे, पोर्तुगीज पे, पोर्तुगीज पे अटैक किया। और पोर्तुगीज पे अटैक करके कहां पे, इंडोनेशिया में, वहां पे इनकी टेरिटरी को छीनने की शुरुआत की, ठीक है, कि भाई अब तुम्हारा गेम हो चुका है, बहुत हो गया है, अब आइए और हमें दे दो, अब ये पार्ट हमें देना शुरू कर दो,
ठीक है। उसी तरीके से हम इंडिया में देखते हैं तो 1616 में इन्होंने सूरत वाले रीजन में भी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, अपने आप को स्टैब्लिश किया कि अब ये भी हम यहां से भी ट्रेड करना शुरू करेंगे सूरत में, ठीक है। इधर आ गए, स्टैब्लिश कर लिया। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? यहां पे किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब 41 इसमें इन्होंने मलक्का को कैप्चर कर लिया, मलक्का पे अपना इफेक्ट बनाया। उसी तरीके से हम देखते हैं तो 1645 में इन्होंने कराईकल, कराईकल का है जो कि साउथ में है, यहां पे इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया, यहां पे अपने आप को स्टैब्लिश किया। वैसे हम बात करें तो 1658 इस पीरियड में हम देखें तो सिलोन जो कि क्या है, श्रीलंका, इस पे भी अपना इफेक्ट बना लिया। मतलब हम इस पीरियड में देखते हैं कि ये जितना भी इंडिया के साथ जो आउटर पार्ट है, जैसे श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उस पार्ट पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं और वहां पे अपना इफेक्ट बढ़ाते जा रहे हैं। इसी पीरियड में हम देखते हैं जो बंगाल वाला रीजन है उसमें हमारे पास में चाहे हुगली हो गया, चाहे चिंसोरा हो गया, यहाँ पे मेंशन करते हैं, चिंसोरा हो गया, हुगली हो गया, इस पार्ट को ये कैप्चर कर रहे हैं। यहां से ये ट्रेड करेंगे किसका? सिल्क का। यहां से सिल्क का ट्रेड करेंगे, यहां से ये कॉटन का ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कहां से क्या ट्रेड करने लग रहे हैं। वैसे हम उड़ीसा में बालासोर देखेंगे, बालासोर, तो ये सब पार्ट धीरे धीरे ये कैप्चर करते जा रहे हैं और अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? तो मैं आपके सामने अगर एक बार मेंशन करूं इनके बारे में, इन्होंने किस पीरियड में क्या किया, तो एक बार उस चीज को आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने मेंशन करूं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्या हो रहा है। तो देखो 1605 इस पीरियड में इन्होंने मसूलीपट्टनम यहां पे अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद 1610 इस टाइम में इन्होंने पुलिकट में, अगर हम बात करते हैं 1613 इस टाइम में इंडोनेशिया में भी क्या, जकार्ता, यहां पे जाके उसको कैप्चर करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो 1616 इस टाइम में ये सूरत में जाते हैं और वहां पे अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो 1641 इस पीरियड में ये क्या करेंगे, ये मलक्का को कैप्चर करेंगे, मलक्का को, ठीक है। 1645 इस पीरियड में ये कहां पे जाएंगे, तो ये जाएंगे कराईकल, ठीक है। 1658 इस पीरियड में सिलोन को कैप्चर करेंगे, जहां पे हम बात करें सिलोन मतलब श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसी पीरियड में ये बंगाल वाली साइड में जाएंगे, जहां पे ये हुगली को, चिंसोरा को, इनको कैप्चर करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहां से ये क्या करेंगे, यहां से वो सिल्क का प्रोडक्शन होगा और उसकी ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं हमारे पास में 1660s का पीरियड आया, ठीक है। इस पीरियड में इन्होंने देखा कि यहां पे पोर्तुगीज जो बैठे हुए हैं, यहां पे बैठे हुए हैं, ये वीक हो रहे, तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में रिलेशंस है वो स्ट्रॉन्ग करने चाहिए और पुर्तगीज जहां भी दिखते हैं तो उनको पिटाई करनी चाहिए, ठीक है। इसी चीज को देखते हुए इन्होंने कोच्चि और कलीकट, इसमें इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहां पे इन्होंने अपनी कोठियां बना रखी हैं, तो कहा कि इनको यहां से रिप्लेस करना चाहिए और अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे पोर्तुगीज को हटाया और अपने आप को इस्टेब्लिश किया कोच्चि में, कलीकट में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पोर्तुगीज पूरी तरीके से वीक हो चुके हैं, क्योंकि विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन में जा रहे हैं, तो पोर्तुगीज भी वीक हो गए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? इसी पीरियड में हम देखेंगे तो फ्रेंच एंटर करेंगे इंडिया में,
ठीक है, तो एक नया कॉम्पिटिटिव इंडिया में आ चुका है जिसका नाम है फ्रेंच, डच, ब्रिटिशर्स और पोर्तुगीज। ये 4 लोग आ गए। पॉइंट क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब होगा क्या, मुगल्स बैठे, मुगल्स में औरंगजेब आ चुके हैं इस पीरियड में। ठीक है, अब समझना कहानी क्या चलेगी। अब कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि जो पोर्तुगीज है इनके साथ क्या होगा, ये डिक्लाइन में जाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि विजयनगर एम्पायर एक तो टूटने लग रहा है, ये टूट रहा है। दूसरी चीज मुगल्स, और मुगल्स में भी औरंगजेब वो आ गया है गद्दी पे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर है। जहां भी ये देखता है कि किसी भी तरीके की कोई भी यूरोपियन कंपनी में से कोई भी बंदा अगर कोई एक्टिविटी करता है तो उनको ये बकसता नहीं है, उनको साइडलाइन कर देते हैं। वैसे हम देखते हैं तो मराठास में छत्रपति शिवाजी महाराज वो निकल के आ रहे हैं, वो भी इनकी सर्विस कर रहे हैं। तो पोर्तुगीज धीरे धीरे डाउनफॉल में जा रहे हैं। अगर यदि मैं बात करता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने की कोशिश करेंगे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल्स के साथ में जाके कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करेगी। तो औरंगजेब इनको बिठाएगा साइड में कि भाई चुपचाप बैठ जाओ। क्या होगा अब देखते हैं। पॉइंट क्लियर है ये? उधर हम बात करें तो डच बैठे हुए हैं और फ्रेंच बैठे हैं। ये अब फिलहाल इंडिया में सिचुएशन है जो ये देखने को मिलती है। ठीक है, 1690s का जो पीरियड आता है 1690s का, और मेनली हम बात करते हैं 1693 की। इस पीरियड में क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल्स के साथ में जाके भिड़ने की कोशिश करेगी। इनके सामने जाके ये आंख दिखाएंगे कि देखो हम हैं, हम यहाँ पे स्टेब्लिश करेंगे, अपने आप को बिठाएंगे। तो औरंगजेब लेगा और इनकी बढ़िया तरीके से सर्विस करेगा। ये चीज देख के डच और फ्रेंच खुश होते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव पिटने लग रहे हैं तो डेफिनेटली ये दोनों खुश होंगे। इस चीज को देख के खुश होते हैं कि हाँ भाई वेरी गुड, ईस्ट इंडिया कंपनी पिट रही है, पिटने दो। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों को मिलना चाहिए कि चलो हम मिलते हैं, लेकिन ये मिलने की बजाय दोनों आपस में ही भिड़ जाते हैं। इन दोनों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है यहां पे। ठीक है, अब क्योंकि डच है वो ऑलरेडी बैठे हुए इस्टेब्लिश्ड है, वहां पे गन पाउडर फैक्ट्री भी है इनकी, तो इन्होंने फ्रेंच को धो धोके मारा। ठीक है, और इनसे फ्रेंच से इन्होंने पौंडीचेरी जो यहां पे ये इस्टेब्लिश करके बैठे थे ये छीन लिया इनसे। तो फिर ये फ्रेंच पहुंचे, भाई देखो हम तो दोनों भाई है, हम तो मजाक में लड़ाई कर रहे थे यार, कुछ नहीं होता, दे दो ये हमारे पार्ट है। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। बोले नहीं यार कुछ नहीं होता है, एक ट्रीटी करते हैं, देखो आगे से हम आपके साथ में लड़ाई नहीं करेंगे, हम दोनों मिलकर रहेंगे, साथ में रहेंगे। तो इन दोनों के बीच में ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ रिजविक। ये आपको पता होनी चाहिए, ट्रीटी ऑफ रिजविक, जहां पे इन्होंने पौंडीचेरी वाला जो टेरिटरी इन्होंने छीनी है वो इनको वापस दे दी जाती है कि बोल ध्यान रखना आगे से दोबारा से ऐसी हरकत मत करना। बोले ठीक है आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी हमें देखने को मिलती है इस पीरियड में। अब 1700 का पीरियड आता है और 1707 में जाके औरंगजेब की हो जाती है डेथ। और जैसे औरंगजेब की डेथ होती है तो वहां पे मुगल्स में रूलर्स जो आने की शुरुआत करेंगे वो रूलर्स होंगे वीक। ठीक है, तो धीरे धीरे इनका फायदा उठाना शुरू करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ये फायदा उठाना शुरू करेगी तो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग होके आएंगे, स्ट्रॉन्ग बनना शुरू कर देंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो यही सेम सिचुएशन हम देखते हैं 1759 ये पीरियड आता है। क्योंकि देखो अभी तक का जो 1707 से 1759 इस टाइम पे क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इस पीरियड में हम बात करें तो पोर्तुगीज तो वो रहे नहीं है, वो तो बेचारे चले ही गए है डाउनफॉल में पूरी तरीके से। अगर हम बात करें फ्रेंच की तो ये थोड़ा थोड़ा उभरने की कोशिश करेंगे, उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच में कार्नाटिक फर्स्ट हो जाता है, कार्नाटिक सेकंड हो जाता है, तो ये और धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। अगर हम बात करें डच की तो ये बैठ के सिर्फ वेट कर रहे हैं
कि मौका मिले तो हम चौका मारे, मौका मिले तो चौका मारे, कुछ इस तरीके की सिचुएशन में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन होगा क्या, ये इस तरीके से बैठे हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, बंगाल वाले रीजन में मीर जाफर है, उसकी गद्दी को पलटाने की बात हो रही है, और मीर जाफर भागते भागते आता है डच के पास में कि भाई मुझे बचा लो, मुझे लैंड करा दो, मुझे बचाओ, कुछ भी करो मुझे बचा लो। तो यहां से डच कहते हैं कि तो टेंशन मत ले, हम बैठे तेरे साथ में, हम मारेंगे, मिलके मारेंगे। और मीर जाफर और डच दोनों मिलते हैं और दोनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, और उसको बोला जाता है 1759 में बैटल ऑफ बेदरा। क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ बेदरा। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने धो के दोनों को मारा, दोनों को। मीर जाफर दिख ही नहीं रहे, भाग गया पीछे से, और जैसे ये मारे इनको तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और कौन, डच है, ये डिफीट हो जाते हैं, डिफीटेड। और जैसे ये हारे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको जाके बोला कि भाई ये लो ब्लैंक पेज और इस पे साइन कर दो। बोले ये क्या है, बोले साइन करो आप, पहले साइन ये करो कि आगे से आप किसी भी तरीके की किसी भी लड़ाई में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप जो टेरिटरी पे बैठे हो आप उस टेरिटरी को रखो, संभालो, लेकिन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये जो बैटल है वो डिसाइड करती है कि डच जाके साइड लाइन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि भाई देखो हमें नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो ये दोबारा मारेंगे हमें, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन इनके साथ होती है। 1795 यहां पे जाके ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पेरिस। उसमें इनसे लगभग टेरिटरीज ले ली जाती है कि भाई लाओ अब बहुत हो गया, बस ये अब हमें दे दो, ठीक है, हमारी होनी चाहिए, एंड सो ऑन, इस तरीके से। और लास्ट में हम देखते हैं कि ये बेचारे अब पूरी तरीके से बंध चुके हैं, पूरी तरीके से कैप्चर हो चुके हैं कि भाई अब हमें देखो यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस कर चुकी है, फ्रेंच को साइडलाइन कर दिया। उसी तरीके से हम देखेंगे कि इंडिया का मोस्ट पार्ट है वो कैप्चर कर लिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी है जो एक छत्र राज कर रही है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे रहना कोई फायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमें जीने नहीं देंगे। एक आपने बात सुनी होगी ना, मैं जी भी नहीं रहा हूं और मर भी नहीं रहा हूं, वही सेम सिचुएशन इनके साथ है। तो हमें आराम से यहां से निकल जाना चाहिए। और 1824 में हम देखते हैं ये अपनी सारी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देके कहते हैं कि भाई अब हम ये चले, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इस तरीके की स्टोरी हमें देखने को मिलती है डच के साथ में। क्या होता है, कैसे करते हैं, किस तरीके से वहां पे रहते हैं, उसके बारे में कंप्लीटली और डिटेल में देखा हमने, ठीक है। कहां से क्या ट्रेड करते हैं वो चीजें आपको देखनी है। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।